नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण काल माना जाता है। आदिकाल की जो समय सीमा है वह 1450 से 1375 विक्रम संवत मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो नाम दिया था वो वीरगाथा काल नाम दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं या जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या रही। आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जाती हैं। यानी आदिकालीन साहित्य में जो भी प्रवृत्तियां या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है वो तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उनके संदर्भ में हम उनको देख सकते हैं। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, अतः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां रासो साहित्य की प्रवृत्तियां ही मानी जा सकती है। आदिकाल में जो है वो प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई थी और आदिकालीन साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो रासो साहित्य की जो भी प्रवृत्तियां हैं उन्हीं को ही हम आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों के रूप में देखते हैं। आदिकालीन जैन साहित्य पर वस्तुतः अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। आदिकालीन जो जैन साहित्य है वो तो किस भाषा में लिखा गया? अपभ्रंश भाषा में। अतः इसे लेकिन इसे हम आधारभूत रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। रासो ग्रंथों में भी बहुत सारे ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित और परिवर्तित हुए हैं, तथापि उनका मूल रूप आदिकाल में ही रचा गया। आदिकाल का बहुत सारे ग्रंथ आए हैं रासों में ग्रंथों में भी, लेकिन उनको हम आदिकाल में प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मान सकते। अतः रासो साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कहना समीचीन है। कुल मिला के यह है कि रासो साहित्य की जो भी प्रवृत्तियां हैं उन्हीं को ही हम आदिकाल की प्रवृत्तियों के रूप में पढ़ते हैं। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है। रासो साहित्य के जो नायक है वो क्या है? ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में उनको माना गया है। और इनमें क्या है? इन ग्रंथों में तथ्य तो कम है लेकिन कल्पना ज़्यादा है और भ्रांतियाँ भी बहुत है। इन ग्रंथों में के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे तत्कालीन साहित्य से मेल नहीं खाते। यानी उस समय जो रासो ग्रंथों में जो वर्णन किए गए हैं वो उस समय के इतिहास से मैच नहीं करते हैं। घटनाओं, नामावलियों, तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है। रासो साहित्य में जो भी तिथियां दी गई हैं, जो जिन भी घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है, ये जो भी नाम दिए गए हैं वो वहाँ इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। और ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उसी नितांत विमुख रहे हैं। परिणामतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य या सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। क्या होता है कि इतिहास में क्या होता है, जो फैक्ट बातें हैं या फैक्ट जो घटनाएं हैं, तिथियां हैं, उन्हीं के बारे में बताया जाता है। लेकिन इन जो काव्य ग्रंथों की रचना की गई ऐतिहासिक जो तथ्य थे उनका सही रूप में उद्घाटन इनमें नहीं किया गया इन रासो ग्रंथों में। यानी बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति की गई, यानी बढ़ा चढ़ाकर उनका वर्णन किया गया है। जबकि चारण कवियों ने जो है वो अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हैं, यानी काल्पनिक रूप में, यानी अपनी कल्पना के माध्यम से कुछ भी वो लिखते हैं। तो इन्हीं सब कारणों के कारण इन जो रासो ग्रंथों हैं इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव हमें देखने को मिलता है। तो पहला अपना पॉइंट हो गया कि ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव। फिर दूसरा अगला जो पॉइंट है वो है युद्ध वर्णन में सजीवता। युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ तहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग है वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कभी युद्ध का आंखों देखा हाल सुना
रहा हो। यानी रासो ग्रंथों में हमें जहाँ कहीं भी युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है वहाँ उसको देखकर या पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि कवि जो हैं वो उस समय जो युद्ध हो रहे थे उनका अपने आँखों से देखा हुआ हाल अपने को सुना रहा हो। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। चारण कवि जो थे वो कलम के ही नहीं अपने तलवार के भी धनी। अतः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाता के साथ रणक्षेत्र में जाकर तलवार के हाथ भी दिखाते थे। यानी जो आश्रयदाताओं के पास रहकर उस समय जो चारण कवि थे वो रणक्षेत्र में जाकर युद्ध करते थे, यानी तलवार के साथ हाथ भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी वास्तविक अनुभूति है। यानी रासो ग्रंथों में जो कुछ भी वर्णन किया गया है उस समय के जो चारण कवि थे उनका ये सब आँखों देखा वर्णन है। अब उनकी वास्तविक अनुभूति उन्होंने स्वयं ये अनुभूति महसूस की है। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं अपितु योद्धाओं की उमंगों, मनोदशाओं एवं क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन किया है। वो जो कवि थे उन कवियों ने ऐसा नहीं है कि सेना की ताकत का ही उन्होंने वर्णन किया है, उस समय के जो योद्धा युद्ध लड़ते समय जो उनमें उमंग थी, जोश था, उत्साह था, या फिर उस समय उनकी जो मन की दशाएं थी या जो क्रियाकलाप वहाँ हो रहा था उस सब का उन्होंने सुंदर तरीके से वर्णन किया है। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। ऐसा नहीं है कि उस समय के जो कवि थे केवल वीरता का ही वर्णन कर रहे हैं। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी। उस समय युद्ध करना भी एक जरूरी था। अतः ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके। चारण कवि इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। चारण कवि जो थे राजाओं को ऐसा लगता था कि युद्ध का जो वर्णन है उसको वो युद्ध के लिए वीरों को प्रोत्साहित करे और चारण कवि उनकी आवश्यकता को पूरी करते थे, क्योंकि चारण कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से वीरों में उत्साह की भावना बढ़ते थे। इनके योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। यानी चारों ओर जो थे वो सब जगह आक्रमण हो रहे थे, तो उस समय लगातार युद्ध हो रहे थे। तो उन लोगों को क्या आवश्यकता थी कि उनके कार्य को, उनके जो प्रसंग आश्रयदाता थे उन आश्रयदाताओं के युद्ध का जो उन्माद उत्साह है उसको वो उस घटना को क्या करे, अपने आँखों देखा हाल वो सुना सके। तो चारण कवि इस कार्य में सिद्ध हुए। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो बहुत ही सशक्त रचना मानी जाती है। किसके कारण? अपने युद्ध के वर्णनों के कारण। फिर अगला जो पॉइंट है अपना वो है प्रामाणिकता में संदेह है। प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। यानी आदिकाल में जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं उनमें जो कवियों ने जो ग्रंथ रचे हैं उनकी प्रामाणिकता सही नहीं है, संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो उस काल की प्रमुख रचना बताई जाती है, आदिकाल की जो प्रमुख रचना मानी जाती है वो पृथ्वीराज रासो मानी जाती है, वह भी अप्रमाणिक मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक रचना डॉक्टर बूलर ने माना। तो इसके अनुसार डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल भी प्रामाणिकता के संदर्भ में कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके लिए कहते हैं कि इसके बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते कि कुल मिला के जो ग्रंथ है वो पूरा तरह से एक जाली है। इसी प्रकार खुमान रासो, परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश प्रक्षिप्त रूप में जोड़ दिया इसका निर्णय कर पाना कठिन है।
यानी मूल कवि के द्वारा, किसी भी कवि के द्वारा जो मूल रचना रची जाती है, उस रचना में जब अन्य लोग अपनी तरफ से कुछ भी लिख देते हैं तो उसका पता ही नहीं चल रहा कि कब कितना किसने इसमें जोड़ दिया है। ये सब निर्णय कर पाना कठिन है। भाषा शैली और विषय सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित और परिवर्तित होते रहते हैं, इनमें संशोधन होते रहते हैं। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, फिर अपना पॉइंट जो है वो क्या है, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी रासो ग्रंथों में सभी रसों का समावेश हमें देखने को मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से वीर और श्रृंगार जो है, उस वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता हमें इसमें देखने को मिलती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इसमें अनायास ही हो गई है। युद्ध जो थे उस समय बहुत ज़्यादा थे, और उस पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में युद्ध का वर्णन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसमें वीर रस जो है वो अपने आप ही आ गया। वीरों के मनोभावों के अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में किया गया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यानी उस समय ये जो वीर योद्धा थे, उनके मन के जो भाव थे या उनका जो उत्साह था, जैसा हृदयग्राही यानी मन को ग्रहण करने वाला एक रासो काव्य में वर्णन किया गया है, वैसा और किसी भी काव्य में हमें इस तरह से देखने को नहीं मिलता है। पृथ्वीराज रासों में ऐसे अनेक मर्म स्पर्शी स्थल है जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। पृथ्वीराज रसों में बहुत से ऐसे मन को छूने वाले स्थल हैं जो जिनमें वीर रस का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त लड़े जाते थे। उस समय जो युद्ध लड़े जाते थे आदिकाल में, वो सुंदर राजकुमारी से विवाह करने के लिए लड़े जाते थे। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में किया गया है। राजकुमारियों के स्वप्निल सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नखशिख परिपाटी पर किया गया है। उस समय के राजकुमारी को जो सौंदर्य था उसका वर्णन भी बहुत बड़ा चढ़ाकर नख से लेकर शिख तक वर्णन किया गया है। नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ वह संधि और षट ऋतु वर्णन का सम्यक समावेश भी रासो ग्रंथों में किया गया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा यानी रासो ग्रंथों के जो रचयिता है वो चारण कहे जाते हैं। यानी उस समय जो रासो ग्रंथ को रचने वाले कौन थे, चारण कवि थे, और वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। वे किसी भी राजा के आश्रम में आश्रय पाते थे, वहाँ पर जो है वो काव्य रचना करते थे उस राजा के लिए। अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता और प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति से करना इन चारण कवियों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। यानी उस समय जो जिस भी राजा के आश्रय में उन कवियों को आश्रय मिलता था, वहाँ पर वो क्या करते थे कि उसी राजा की श्रेष्ठता का वर्णन बड़ा चढ़ाकर करते थे, और प्रतिपक्षी यानी सामने वाला जो होता था प्रतिपक्षी राजा, उसकी हीनता का वर्णन वो चारण कवि बड़ा चढ़ाकर करते थे अतिशयोक्ति से। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य यश वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। चारण कवि जो थे वो दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसा पर काव्य रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो जो है वो इसी प्रकार यानी जो दरबारी कवि थे वो अपने राजा की प्रशंसा का वर्णन करते थे। इनमें कवि अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता का प्रतिपादित की है। यानी उस समय जो पृथ्वीराज रासो थे इनमें क्या था कि जो नायक था, उनका जो राजा था, उसको राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन इन सब से भी श्रेष्ठ बताकर उनकी महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। फिर है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, यानी रासोकाल या आदिकाल जो था इसमें वीरता का वर्णन तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, परंतु देशवास स्वदेशाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। यानी राष्ट्रीयता जो थी वो संकुचित
थी, उसमें अब राष्ट्रीयता का अभाव हमें देखने को मिलता है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था। आदिकाल के समय उस समय राज्य जो था वो टुकड़ों में बटा हुआ था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे, आपस में युद्ध करते रहते थे। वे 10-20 गांवों के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे। राजा जो थे वो 10-20 गांव के पर शासन करने लग जाते थे और उन्हीं को अपना राष्ट्र समझते थे। अतः उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव हमें देखने को मिलता है। परिणामतः विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में वे कभी सफल नहीं हुए। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध करने की भावना उनमें कभी हमें देखने को नहीं मिली। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण पर होने से ये रंग मानचित्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित किए जाते हैं। यदि इन शासकों ने अपने क्षुद्र अहम भाव का परित्याग करके संगठित होकर विदेशियों का सामना किया होता तो देश को दीर्घ अवधि तक विदेशी शासन झेलते हुए परतंत्र न रहना पड़ता। यदि ये जो छोटे छोटे जो राजा थे 10-20 गांवों पर शासन न करके एक संगठित होकर पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते तो और अपना अहम भाव त्याग देते और विदेशियों का जो सामना करते तो हमें इतने समय तक जो विदेशियों का जुल्म सहते रहे हैं या उनके शासन को हम झेलते रहे हैं तो हमें इस तरह से परतंत्र न रहना पड़ता। फिर अगला जो अपना पॉइंट है वो है कल्पना की प्रचुरता। चारण कवियों की रचनाएं तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान है। चारण कवियों की जो रचनाएं थी वो तथ्यपरक न होकर क्या थी, कल्पना प्रधान थी, यानी वो कल्पना के माध्यम से ही अपनी रचनाएं रचते थे। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में है पर इतिहास नाम मात्र को ही नहीं है। यानी इन राजा कवियों ने क्या किया है कि ऐतिहासिक पात्रों को तो अपने काव्य में ले लिया है लेकिन इतिहास जो वर्णन किया है उन्होंने नाम मात्र का ही किया है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों व तिथियों तक की कल्पना कर ली है। यानी इन राजाओं ने, चारण कवियों ने क्या किया है कि घटनाओं और नामावलियों, तिथियां जो थी उन सब को भी कल्पना के माध्यम से ही अपनी रचनाओं में रच दिया। वस्तुतः इन राशों काव्यों में सद्भावना और संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम दिया गया है। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है। यानी ये जो दरबारी कवि थे, चारण कवि, वो अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन क्या करते थे, बढ़ा चढ़ाकर करते थे। तो और इसी क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना भी कर दी है। उन्होंने इस क्रम में अतिशयोक्ति अपनी राजा की बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने में क्या कर दी, इतिहास की अवहेलना कर दी। यानी ऐतिहासिक जो सत्य है उसको उन्होंने दिखाया ही नहीं अपनी रचनाओं में। इन वीर गाथाओं को इसी कारण काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहना अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। ये जो वीर गाथाएं रचनाएं हैं इनको काल्पनिक रचनाएं इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। फिर है विविध छंदों का प्रयोग। राशो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की विविधता हिंदी के न तो परवर्ती साहित्य में मिलती है न पूर्ववर्ती साहित्य में। यानी ये छंदों की जो विविध छंदों का प्रयोग किया गया है कई तरह के, तो इस तरह के जो छंद हैं हमें न तो हिंदी के जो परवर्ती साहित्य हैं और न पूर्ववर्ती साहित्य में ही देखने को मिलती है। पृथ्वीराज राशों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, जैसे दोहा, गाथा, पदरी, तोमर, तोटक, रोला, उलाला, साटक, कुंडलियाँ आदि। ये छंद परिवर्तन मात्र कलात्मकता या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए किया गया है। छंदों की विविधता के कारण ही चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज राशों को छंदों का अजायबघर कहा जाता है। यानी इन छंदों का वर्णन बहुत ज़्यादा किया गया है, तो इसी कारण से जो पृथ्वीराज राशों की रचयिता है चंद्रवरदाई, उसको क्या कहा गया है, छंदों का सम्राट कहा गया है। और उसकी रचना पृथ्वीराज राशों जो है उसको छंदों का अजायबघर कहा गया है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुसार नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा है। फिर अगला है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। आदिकालीन रासो साहित्य जो है उसमें हमें जिस भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है वह आधुनिक हिंदी से बहुत ही अलग है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने इन रासो ग्रंथों में किया है उसे डिंगल नाम दिया गया है। डिंगल नाम किसको दिया गया है? अपभ्रंश और जो राजस्थानी भाषा है उसको डिंगल नाम दिया गया है। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और जो ब्रज भाषा है उसके मेल से जो भाषा बनी है वो कौन सी बनी है? पिंगल। हमें ये याद रखना है कि अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मेल से जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो तो कौन सी है? डिंगल है। और जो अपभ्रंश और ब्रज भाषा है उसके मेल से बनी भाषा कौन सी है? पिंगल है। ये बहुत बार पूछा जाता है डिंगल और पिंगल वाला, तो हमें ये याद रखना है। जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्यमान है। यानी वीर रस के भाव जो हैं उनको व्यक्त करने की जो अद्भुत क्षमता हमें देखने को मिलती है वो डिंगल और पिंगल दोनों ही भाषाओं में हमें देखने को मिलती है। अनुस्वारांत प्रवृत्ति और द्वित्व वर्णों की प्रधानता भी रासों की भाषा में उपलब्ध होती है। द्वित्व वर्णों की प्रधानता भी हमें देखने को मिलती है। संस्कृत के तत्सम शब्दावली के साथ साथ उद्भव शब्दों का प्रयोग भी इन काव्य ग्रंथों में प्रचुरता से किया गया है। तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। फिर है अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। चारण कवियों ने अलंकारों का प्रयोग किया है और सबसे ज़्यादा किसका किया है? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का। इतना अच्छा वर्णन इन्होंने किया है कि मन को छूने वाला चित्रण इन्होंने किया है। इन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षाओं से काम लिया गया है। यद्यपि रासों के विशाल कलेवर में प्राय सभी अलंकार खोजने से प्राप्त हो जाते हैं, तथापि अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता रही है। फिर आगे हम अगर निष्कर्ष रूप में देखें तो निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ तद्युगीन परिस्थितियों की देन है। आदिकालीन जो साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो उस समय की परिस्थितियों की ही देन है। जहाँ तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है वह अपने में बेजोड़ है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मकता, भाव व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है। यानी इनमें जिस प्रकार की योजना बनाई गई है, वर्णनात्मकता का जो अभाव किया गया है, जो रस योजना है, इन सभी को से दृष्टियों से हम देखते हैं तो इसको अनुपम हम कह सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज हमारे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये जो विशेषताएं थी उनके बारे में हम जान चुके हैं अच्छे से, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।